प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस का प्रथम सदन या निम्न सदन, प्रतिनिधि सदन। अर्थात आज की क्लास में हम संयुक्त राज्य अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है, मतलब व्यवस्थापिका का नाम अमेरिका में क्या है? कांग्रेस। तो इस व्यवस्थापिका में वास्तव में दो सदन हैं। अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवस्थापिका के संगठन के संदर्भ में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के सिद्धांत को अपनाया गया है। मतलब कांग्रेस में दो सदन हैं। कौन कौन है? प्रतिनिधि सभा और सीनेट। तो जिसमें से आज हम व्यवस्थापिका या कांग्रेस का प्रथम सदन ले रहे हैं, जिसको कि निम्न सदन भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में यदि द्विसदनीय व्यवस्थापिकाएं हैं तो उनमें जो प्रथम सदन होता है उसको निम्न सदन भी कहा जाता है। हम निम्न सदन से ऐसा लग रहा है कि भाई पूरी दुनिया में जो पहला सदन है वो शक्तिहीन सदन होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ वास्तविक रूप में उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे भारत की बात करते हैं हम, तो भारत में जो व्यवस्थापिका के संगठन में द्विसदनीय व्यवस्थापिका के सिद्धांत को अपनाया गया। अर्थात यहाँ भी व्यवस्थापिका में दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा प्रथम सदन है और निम्न सदन कहते हैं इसको, जबकि राज्यसभा द्वितीय सदन है और उच्च सदन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यसभा जो है लोकसभा से ज़्यादा शक्तिशाली है। नाम उच्च सदन है, लेकिन ये जो नाम दिए गए ना, ये आलंकारिक रूप में ही दिए गए हैं। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे प्रतिदिन जो हम लेक्चर अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, मैं राजनीति विज्ञान को समग्र रूप में जितना भी पाठ्यक्रम है मेरे विद्यार्थियों के सामने मेरे विचार मैं वीडियो के माध्यम से रखूँगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप गंभीरता से हमें समझने का प्रयास कीजिएगा। राजनीति विज्ञान में कहीं पर भी आपको असफलता हाथ नहीं लगेगी। प्रत्येक क्षेत्र में आप सफल होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, बशर्ते कि आप हमें ठीक से समझ रहे हों। देखिएगा, हमारा टॉपिक क्या है आज? अमेरिका की कांग्रेस, जिसका प्रथम सदन ले रहे हैं आज प्रतिनिधि सभा, जिसे कि निम्न सदन भी कहा जाता है। क्या कह रहा हूँ? जिसे कि निम्न सदन भी कहा जाता है। अर्थात ये प्रथम सदन है। कौन? प्रतिनिधि सभा। तो आज हम अमेरिका की व्यवस्थापिका के प्रथम सदन के संदर्भ में तीन बातें लेंगे। क्या क्या? प्रतिनिधि सभा का संगठन, प्रतिनिधि सभा की शक्तियाँ और प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के कारण। मतलब पूरी दुनिया में वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का जो ये प्रतिनिधि सदन है ना, ये विश्व का सर्वाधिक निर्बल प्रथम सदन है। क्या कह रहा हूँ? विश्व का सर्वाधिक निर्बल, सबसे कमजोर, सबसे शक्तिहीन सदन यदि कोई है तो वह कौन है? प्रतिनिधि सभा। मतलब पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के सिद्धांत को अपनाया गया है, मतलब जहाँ कहीं भी पूरी दुनिया में व्यवस्थापिका में दो सदन हैं। जैसे भारत में दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा। ब्रिटेन में भी दो सदन है, संसद में कौन कौन से हैं? लॉर्ड सभा और लोक सदन हैं। अमेरिका में भी दो सदन है, कौन कौन से हैं? प्रतिनिधि सभा और सीनेट है। तो पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी द्विसदनीय व्यवस्थापिका के सिद्धांत को अपनाया गया है, यदि हम उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो पूरी दुनिया में संयुक्त राज्य अमेरिका का जो प्रथम सदन है प्रतिनिधि सभा, वह पूरी दुनिया में सबसे निर्बल सदन है। सबसे निर्बल सदन है। मतलब प्रथम सदन यदि पूरी दुनिया में सबसे शक्तिहीन, दुर्बल या कमजोर है तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधि सदन या प्रतिनिधि सभा है। यस, यही एक प्रश्न और बन रहा है कि पूरी दुनिया में यदि हम द्वितीय सदन की बात करते हैं, उच्च सदन की बात करते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का द्वितीय सदन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, अर्थात विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट। और विश्व का सबसे शक्तिहीन, दुर्बल, कमजोर प्रथम सदन या निम्न सदन कौन सा है? अमेरिका का प्रतिनिधि सदन। दो प्रश्न बन रहे हैं एग्जाम में, एक निश्चित पूछा जाता है, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हम तीन बातें ले रहे हैं: प्रतिनिधि सभा का संगठन, कार्य एवं शक्तियाँ, और इसकी जो है दुर्बलता के कारण।
एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, आप देखें भाई, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अमेरिका की कांग्रेस। अर्थात वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 7 आर्टिकल है, 7 अनुच्छेद हैं। विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान है अमेरिका का संविधान, जिसको कि 30 मिनट में आसानी से पढ़ा जा सकता है। और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा व्यापक विस्तृत संविधान है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां अमेरिका की कांग्रेस में निहित होंगी, जिसका निर्माण प्रतिनिधि सभा और सीनेट से मिलकर होगा। इसका मतलब वहां पर द्विसदनीय व्यवस्थापिका को अपनाया गया है। अर्थात वहां व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है, बार बार कह रहा हूं, व्यवस्थापिका में 2 सदन है। कौन कौन? प्रतिनिधि सभा और सीनेट। अब मूल बात यह है कि जब अमेरिका में प्रारंभ में परिसंघ था, परिसंघ के ऊपर मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा, एकात्मक और संघात्मक पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में देखिएगा। हाँ, परिसंघात्मक के ऊपर शेष है, ये मैं वीडियो अपलोड करूंगा निश्चित रूप से। जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थी मुझसे बार बार कहते हैं सर इसके ऊपर भी वीडियो बनाइएगा, मैं बनाऊंगा, लेकिन भाई क्रमबद्ध रूप में लेंगे हम। ठीक है, वहाँ परिसंघ को मैंने इसलिए पीछे छोड़ दिया था कि इसको हम लास्ट में लेंगे। अब ध्यान दें, जब अमेरिका में परिसंघ था तो उस समय वहाँ वास्तविक रूप में जो है केवल 1 सदनीय व्यवस्थापिका थी। लेकिन जैसे अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया तो वहाँ पर वास्तविक रूप में सभी संविधान निर्माता इस बात पर सहमत हो गए थे कि भी 2 सदनीय व्यवस्थापिका होनी चाहिए, मतलब व्यवस्थापिका में 2 सदन होने चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर सहमति होगी। लेकिन एक बात के ऊपर विवाद रहा। किस बात पर विवाद रहा? कि वास्तविक रूप में जो ये 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, 2 सदन कौन से? नाम नोट कीजिएगा, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। तो प्रतिनिधि सभा और सीनेट के जो है निर्वाचन का आधार क्या लिया जाए? तो इसके अंतर्गत आपसी सहमति नहीं बन पाई और लास्ट में जाकर के ये सहमति बनी कि भाई सीनेट के अंतर्गत जो प्रतिनिधि होंगे उनका जो आधार लिया जाएगा वो संघ की जो इकाइयां होंगी उनकी समानता को आधार बनाया जाएगा। मतलब संघ की जो 50 इकाई है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में आज 50 राज्य हैं, तो ये संघ की इकाई कहलाती हैं। तो संघ की इकाइयों के अंतर्गत समानता के सिद्धांत को अपनाया गया। मतलब प्रत्येक इकाई से 2 प्रतिनिधि लिए जाएंगे। जैसे 50 राज्य हैं तो प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि चुन करके सीनेट में भेजे जाएंगे, जिसको कि समानता का सिद्धांत कहा जाता है। तो 50 राज्य हो गए, प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि चुन करके भेजे जा रहे हैं, तो कुल सदस्य संख्या सीनेट की कितनी होगी? 100। 50 राज्य, 50 गुना 2, प्रत्येक राज्य से 2 लिए जाएंगे। समानता मतलब कोई राज्य छोटा हो या बड़ा हो, जनसंख्या कम हो या ज़्यादा हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि सीनेट में भेजे जाएंगे। ऐसा क्यों? इसकी चर्चा हम सीनेट का टॉपिक जब समझा रहे हैं उस समय बताएंगे। यहाँ तो इतना ही ध्यान रखना है। और प्रतिनिधि सभा का जो आधार लिया गया वो जनसंख्या का आधार लिया गया। ये आधार लिया गया कि प्रति 30,000 की जनसंख्या के ऊपर एक प्रतिनिधि निश्चित रूप से निर्वाचित होना चाहिए। ये जनसंख्या का आधार लिया गया। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रतिनिधि सभा का आधार जनसंख्या को लिया गया, जबकि सीनेट का जो आधार है वह किसको माना गया है? समानता के सिद्धांत को। मतलब प्रत्येक संघ की इकाई से 2 प्रतिनिधि चुने जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई? तो यहाँ तक ये बात आ जाती है। अब ध्यान दें भाई, आप पूरी दुनिया में किसी भी देश की व्यवस्थापिका का अध्ययन कीजिएगा तो अध्ययन का मैं तरीका बता रहा हूँ। क्या तरीका होगा? सबका पूरी दुनिया में, ये तो हम केवल अमेरिका की बात कर रहे हैं आज, हैं? पूरी दुनिया में किसी भी देश की व्यवस्थापिका का अध्ययन कीजिएगा, मैं उसका तरीका बताता हूँ कैसे समझना है। सबसे पहले ये देखें कि व्यवस्थापिका का संगठन कैसा है। संगठन के अंतर्गत ये सारी बातें आएंगी, मैं क्रमबद्ध रूप में समझाऊंगा। सबसे पहले संगठन देखिए। संगठन में जैसे ये होगा कि भी 1 सदनीय व्यवस्थापिका होगी या द्विसदनीय व्यवस्थापिका होगी, है। इसके बाद में जो व्यवस्थापिका है, चाहे 1 सदनीय द्विसदनीय, उसका निर्वाचन का क्या तरीका होगा? क्या कह रहा हूँ, उसका निर्वाचन का क्या तरीका होगा, क्या कार्यावधि होगी, उसकी क्या गणपूर्ति होगी, उसके क्या विशेषाधिकार होंगे, हैं। इसी के साथ में जो है इसके क्या कार्य होंगे, क्या शक्तियाँ होंगी, क्या शक्तियाँ होंगी। इन सब बातों को आप क्रमबद्ध रूप में समझिएगा, आपको किसी भी देश की व्यवस्थापिका को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। एक बात और,
पूरी दुनिया में किसी भी देश की व्यवस्थापिका का अध्ययन कीजिएगा आप, किसी भी देश की व्यवस्थापिका का, फिर चाहे उसके दोनों सदनों में कोई भी सदन क्यों ना हो, चाहे अमेरिका का प्रतिनिधि सदन हो या सीनेट हो, भारत की लोकसभा हो, राज्यसभा हो, या ब्रिटेन का जो है लॉर्ड सभा हो, लोक सदन हो, कोई भी हो भाई, निश्चित रूप से व्यवस्थापिका के द्वारा 3 कार्य तो किए ही जाएंगे। नोट कीजिएगा, ये एक प्रकार से मैं सूत्र दे रहा हूँ गणित की तरह। 3 कार्य कौन कौन से होंगे? व्यवस्थापिका के द्वारा कानून तो बनाए जाएंगे, ये काम तो इसका है ही है, ये काम तो करना ही करना है व्यवस्थापिका को। तो विधि निर्माण से संबंधित शक्तियाँ नंबर 1, ये पूरी दुनिया में सब देशों की व्यवस्थापिकाओं को करना ही करना है, चाहे औपचारिक रूप में ही करें, चाहे औपचारिक रूप में ही करें, लेकिन करना जरूर है। व्यवस्थापन संबंधी मतलब विधि निर्माण से संबंधित कार्य, दूसरा कार्यपालिका संबंधी कार्य, और तीसरा वित्तीय कार्य, चौथा संविधान में संशोधन से संबंधित कार्य, पांचवा न्यायिक कार्य, छठा विदेश नीति संबंधित कार्य। ये 6 कार्य ऐसे हैं जो कि पूरी दुनिया में सब देशों की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा किया जाता है। मैंने तो 3 ही बताया था, 3 इसलिए बताया था, यहाँ मैंने 6 बिंदु काउंट करा दिए, जबकि मैंने कहा था कि 3 कार्य मैंने इसलिए कहा था कि भाई आपको एक भी बिंदु ध्यान नहीं रहता है कि भाई व्यवस्थापिका क्या काम करते हैं, कार्यपालिका क्या काम करते हैं, न्यायपालिका क्या काम करती है। सरकार के 3 अंग होते हैं ना, और आपको कोई भी चीज़ ध्यान नहीं है तो इतना ध्यान रख सकते हैं आप कि सरकार के कितने अंग होते हैं? 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब इन तीनों में से किसी की भी शक्ति आपसे पूछी जाए तो आपको क्या नाम याद रखना है? यहाँ सिर्फ इतना नाम याद रखना है कि सरकार के तीनों अंगों को ही बिंदु रूप दे दे। चाहे सरकार के किसी भी अंग की शक्ति पूछी जाए, चाहे न्यायपालिका की पूछे जाए, कार्यपालिका की पूछे जाए, व्यवस्थापिका की पूछे जाए, तो सरकार के जो 3 अंग हैं ना, इन 3 अंगों की जो नाम है, तो व्यवस्थापिका है, इसको व्यवस्थापन संबंधी कार्य कर देंगे, कार्यपालिका है, इसको कार्यपालन संबंधी कर देंगे, न्यायपालिका है, इसको न्यायिक कार्य कर देंगे। ये 3 बिंदु सबके बारे में लिख सकते हैं। ऐसा मैंने किसके आधार पर कहा है? ऐसा मैंने कहा है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के आधार पर, क्योंकि आमर्नेम पावेल ने अपना जो उपागम दिया है, इस उपागम के अंतर्गत स्पष्ट रूप में कहा है कि वास्तविक रूप में एक संरचना के द्वारा एक से अधिक कार्य किए जाते हैं। संरचना मीन्स व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। खैर ये बहुत बातें लंबी हो जाती है, मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैंने केवल संकेत दिया है किस तरीके से आप वास्तविक रूप में सभी देशों की राज्य व्यवस्थाओं को समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा है? सब देशों की राज्य व्यवस्थाओं को, पॉलिटिकल सिस्टम्स को आप आसानी से समझ सकते हैं। जो मैं सूत्र दे रहा हूँ इस तरीके से आपको कहीं दिक्कत ही नहीं आ सकेगी। चलिए अब हम इसके संगठन की बात करते हैं, प्रतिनिधि सभा संगठन। तो सबसे पहले तो ये देखिएगा, प्रतिनिधि सभा संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस का कौन सा सदन है? प्रथम सदन है, जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके संगठन में सबसे पहली बात लेंगे, इसकी अवधि क्या है, कार्यावधि। तो इसकी अवधि है केवल 2 वर्ष। इसका कार्यकाल कितना है? केवल 2 वर्ष, याद रखना है ये बात। दूसरा इसकी गणपूर्ति। गणपूर्ति क्या है? गणपूर्ति अमेरिका में प्रतिनिधि सभा की क्या मानी गई है? बहुमत। क्या माना गया है? बहुमत। जैसे इसकी सदस्य संख्या 435 है, 435 का बहुमत होना चाहिए। और अधिवेशन इसके कब होते हैं? इसके अधिवेशन वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान संशोधन 20वें में, मतलब 20वें संविधान संशोधन में ये व्यवस्था की गई है क्या कि 1 वर्ष में 1 बार इसका अधिवेशन अवश्य होना चाहिए। और वो अधिवेशन होगा 3 जनवरी दोपहर से प्रारंभ होगा। 3 जनवरी दोपहर, क्या कह रहा हूँ? 3 जनवरी दोपहर से। ये निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। जैसे 20 जनवरी को वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शपथ लेता है, निश्चित उसी प्रकार से 3 जनवरी दोपहर को इसका अधिवेशन प्रारंभ होगा। नोट कीजिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है विशेषाधिकार। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। जैसे वास्तविक रूप में इनको जो है जब सदन अधिवेशन में हो उस दौरान इनको स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इनको किसी भी अपराध के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अन्य विभिन्न प्रकार के विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। यहाँ पर उनको ज़्यादा बतलाने की आवश्यकता नहीं है। इतना ध्यान रखेंगे कि पूरी दुनिया में व्यवस्थापिका के सदस्यों को किसी न किसी रूप में विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे भारत के अंतर्गत आप देखिएगा लोकसभा है, हमारे यहाँ संसद है, तो वास्तविक रूप में संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है। यहाँ है या नहीं? अनुच्छेद 105 के अंतर्गत आप देखिएगा विशेषाधिकार प्राप्त है। अगला है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिनिधि सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। एक सदस्यीय, ध्यान दीजिएगा, एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। वयस्क मताधिकार, एक मतदाता
की जो वयस्क की आयु है वो कितनी है, 18 वर्ष, मतलब 18 वर्ष के स्त्री पुरुष को मत देने का अधिकार है अमेरिका में, नोट कीजिएगा। और एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली का मतलब क्या होता है कि एक चुनाव क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुन करके भेजा जाता है, ठीक है। अगली बात है, यहाँ पर जो प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार होते हैं, इनको जब मतदाता के द्वारा मत दिया जाता है तो इसके लिए एक मतदाता को कम से कम जिस राज्य का वो निवासी है या जहाँ से एक उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है प्रतिनिधि सभा का, तो कम से कम 6 माह से 2 वर्ष तक उसने समय दिया हो। मतलब कम से कम एक मतदाता जिस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत एक उम्मीदवार को मत दे रहा है तो कम से कम 6 माह से 2 वर्ष तक रहा हो। प्रत्येक राज्य में अलग अलग है, कहीं पर 6 माह से, कहीं 1 वर्ष है, कहीं 1.5 वर्ष है, कहीं 2 वर्ष है, ठीक है। 6 माह से 2 वर्ष तक वहाँ पर जो है रहा हो उस स्थान पर, तो ही वह जो है अपने मत का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। इसके बाद में अगली जो बात आती है वो है प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या कितनी है, 435, नोट कीजिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हाँ, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत जब निर्वाचक मंडल का चुनाव होता है तो निर्वाचक मंडल में वास्तविक रूप में 538 सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया मैंने समझा दी, प्लेलिस्ट में देखिएगा। तो 538 सदस्य होते हैं ना, तो ये 538 कहाँ से आ गए, यहाँ पर आप भ्रमित नहीं होइएगा, क्योंकि 435 सदस्य प्रतिनिधि सभा के हो गए, प्लस 100 किसके हो जाते हैं, सीनेट के। तो ऐसे तो कितने हो गए, 535, 3 कहाँ से आ गए, ये 3 आएंगे कोलंबिया जिले से, अलग से लिए जाते हैं। कोलंबिया जिले से 3 प्रतिनिधि अलग से लिए जाते हैं। वैसे प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या यदि एग्जाम पूछी जाती है 435 होगी, और निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या पूछी जाती है तो 538 होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर 1, कम से कम वह 25 वर्ष का होना चाहिए तो ही चुनाव लड़ सकता है। अगली बात, कम से कम 7 वर्ष से अमेरिका का नागरिक रहा हो, 7 वर्ष से अमेरिका का नागरिक रहा हो। अगली बात है, नागरिक या सैनिक पदाधिकारी न हो, मतलब है किसी भी सैनिक या नागरिक पदाधिकारी पर मौजूद नहीं हो। इसी के साथ में उस राज्य का निवासी हो जहाँ से चुनाव लड़ रहा हो। मतलब प्रतिनिधि सभा के चुनाव लड़ने के लिए यह भी ज़रूरी है कि वास्तविक रूप में वह उस राज्य का निवासी हो जहाँ से चुनाव लड़ रहा हो। इसके बाद में ये बात ध्यान रखनी है कि जो प्रतिनिधि सभा है वास्तव में ये जनता का सदन है। क्या है, ये जनता का सदन है, जबकि सीनेट संघ की इकाइयों का सदन है। यह एग्जाम पूछ लिया जाता है, विद्यार्थी गलती करते हैं। सीनेट संघ की इकाइयों का सदन है। संघ की इकाइयाँ मीन्स भाई अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली है ना, तो संघात्मक शासन प्रणाली में वहाँ संविधान के द्वारा शक्तियाँ 2 भागों में बांट दी गई, केंद्र सरकार और इकाइयों की सरकार। तो यहाँ पर इकाइयाँ घटक कितने, प्रांत कितने, 50 हैं, है ना। तो वास्तविक रूप में सीनेट संघ की इकाइयों का प्रतिनिधि है, सदन है, जबकि प्रतिनिधि सभा या सदन ये जनता का साधन है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम पूछ ली जाती है। और अगली सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत प्रतिनिधि सभा में या प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के लिए जब चुनाव होते हैं तो चुनाव होने के बाद में जिस भी दल की सरकार बनती है, जो भी दल सत्ता में आता है, वास्तव में वहाँ एक बुरी प्रथा है जिसको कि गैरीमैंडरिंग की प्रथा कहते हैं। इसको जेरीमैंडरिंग भी कहते हैं, गैरीमैंडरिंग भी कहते हैं। गैरीमैंडरिंग की प्रथा आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। गैरीमैंडरिंग की प्रथा निम्न में से किस सदन से संबंधित है, तो आप लिखेंगे प्रतिनिधि सभा से संबंधित है। किस देश में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। अब ये गैरीमैंडरिंग या जेरीमैंडरिंग की प्रथा है क्या, इसका मतलब ये है, देखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तव में जो सत्तारूढ़ होता है, जो सत्तारूढ़ दल होता है, उसके द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों का इस प्रकार से परिसीमन किया जाता है जिससे कि जो विपक्ष होता है उसको कम से कम मत मिले और जो सत्तारूढ़ दल है उसके जो समर्थक होते हैं, उसके जो समर्थक मतदाता होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन प्राप्त करना है। इसके लिए उन समर्थक मतदाताओं को उस निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित कर लेते हैं। मतलब निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन इस प्रकार से किया जाता है जिससे कि सत्तारूढ़ दल को ज़्यादा से ज़्यादा मत प्राप्त हो। बस इतना ध्यान रखेंगे आप। तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन इस प्रकार से किया जाता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्तारूढ़ दल को जो है
मत प्राप्त हों, जनता का समर्थन प्राप्त हो। इस आधार पर जो चुनाव क्षेत्रों का, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है, इसे ही गैरीमैंडरिंग की प्रथा या जेरीमैंडरिंग की प्रथा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, विशेषकर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और विद्यार्थी गलती करते हैं। इसके बाद में इसका दूसरा पार्ट लेते हैं हम। पहला होगा इसका संगठन। संगठन में सारी बात आ गई समझ में, ठीक है। ये तो पहला पार्ट होगा। दूसरा पार्ट इसका क्या हो गया, कार्य एवं शक्तियाँ। अब प्रतिनिधि सभा के क्या कार्य और शक्तियाँ हैं, तो ये तो सीधी सी बात है कि हम एक प्रकार से पिछली वीडियो कांग्रेस की शक्तियों के बारे में बना चुके हैं। कांग्रेस, अब कांग्रेस में दोनों सदन आ जाते हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, ठीक है। अब यहाँ मैं स्पष्ट रूप में आपकी समझ में आए, इसके लिए इन दोनों सदनों के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज प्रतिनिधि सदन के ऊपर बना देता हूँ, इसके बाद में अगली जो वीडियो होगी वो सीनेट से संबंधित होगी। तो प्रतिनिधि सभा या सदन के द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। नंबर एक, इसमें ज़्यादा जो है समझाने की आवश्यकता नहीं है, सब बातें अपने आप में स्पष्ट है, क्योंकि कांग्रेस की शक्तियों के बारे में मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया। कांग्रेस की शक्तियाँ समझ गए तो प्रतिनिधि सभा कांग्रेस का ही तो प्रथम सदन है, निम्न सदन है, और है ही क्या इसमें। पहला है स्पीकर का चुनाव, ध्यान दीजिएगा। पूरी दुनिया में जब आप कांग्रेस या हम कहें, जब पूरी दुनिया की बात आएगी तो व्यवस्थापिका बोलेंगे, और अमेरिका की बात आएगी तो कांग्रेस बोलेंगे। पूरी दुनिया में जब व्यवस्थापिकाओं की शक्तियों का अध्ययन किया जाता है तो निर्वाचन से संबंधित कार्य इसको करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ स्पीकर का चुनाव ये निर्वाचन से संबंधित कार्य या शक्ति होगी, एक प्रकार से ऐसे बिंदु भी बना सकते हैं आप, इस तरीके से बिंदु बनाए जा सकते हैं निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। तो पहला जो इसका शक्ति कार्य क्या है, स्पीकर का चुनाव, अर्थात सबसे पहले प्रतिनिधि सभा अपने अध्यक्ष स्पीकर का चुनाव करती है। निश्चित रूप से भारत में भी देखिएगा लोकसभा के द्वारा अपने स्पीकर का चुनाव किया जाता है, निश्चित रूप से किया जाता है। दूसरा क्या, व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ, अर्थात वास्तविक प्रतिनिधि सभा के द्वारा कानून बनाने संबंधित कार्य भी किया जाता है। कानून बनाने संबंधित कार्य के अंतर्गत आप देखिएगा वास्तविक रूप में यहाँ प्रतिनिधि सभा सीनेट के समान ही कार्य करती है, लेकिन वित्त विधेयक सर्वप्रथम प्रतिनिधि सभा में भेजा जाता है, लेकिन यदि सीनेट चाहे तो इसमें संशोधन कर सकती है। इसके साथ में संविधान में किसी भी रूप में कोई संशोधन किया जाना है तो इसके लिए दोनों सदनों की सहमति जरूरी होती है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में कानून बनाने से संबंधित जो शक्तियां होती हैं वह दोनों सदनों के पास में होती हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। तीसरा कार्य ये है कार्यपालन शक्ति। कार्यपालन शक्ति, प्रतिनिधि सभा के द्वारा कार्यपालन शक्ति संबंधित कार्य भी किया जाता है, परंतु यहाँ इस क्षेत्र में सीनेट बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, जबकि प्रतिनिधि सभा शक्तिहीन है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में देखा जाए तो अमेरिका के अंतर्गत जो सीनेट है, सीनेट एक प्रकार से राष्ट्रपति के परामर्शदाता समिति के रूप में कार्य करती है, और ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में किसी भी प्रकार की कोई नियुक्तियाँ की जाती हैं राष्ट्रपति के द्वारा तो सीनेट से ही समर्थन लिया जाता है, ना कि प्रतिनिधि सभा से। इसी प्रकार से राष्ट्रपति के द्वारा जब विदेशों से कोई संधियाँ की जाती हैं तो सीनेट का ही समर्थन जरूरी होता है, ना कि प्रतिनिधि सभा का। इसलिए कार्यपालन शक्ति जो है इस क्षेत्र में सीनेट शक्तिशाली होती है, जबकि प्रतिनिधि सभा शक्तिहीन होती है। चौथा है युद्ध की घोषणा। वास्तविक रूप में युद्ध की घोषणा से संबंधित कार्य भी प्रतिनिधि सभा के द्वारा किया जाता है, परंतु इस क्षेत्र में भी सीनेट ही शक्तिशाली होती है। पांचवा है नियम बनाना। नियम बनाना, प्रतिनिधि सभा वास्तविक रूप में अपने सदन से संबंधित नियम भी बनाती है, और यदि प्रतिनिधि सभा 2/3 बहुमत से किसी भी सदस्य को यदि चाहे तो सदस्यता से हटा सकती है, 2/3 बहुमत से। छठा है महाभियोग। वास्तविक रूप में देखा जाए तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति महाभियोग लगाने का जो कार्य होता है ना, वो प्रतिनिधि सभा का ही होता है, प्रतिनिधि सभा का ही होता है। इस महाभियोग के कार्यों को आप दूसरा बिंदु भी बना सकते हैं, मैंने नीचे नोट भी किया, न्यायिक शक्तियाँ भी कह सकते हैं इसको। सातवां है पर्यवेक्षण संबंधी। वास्तविक रूप में प्रतिनिधि सभा के द्वारा अपने सदन के पर्यवेक्षण से संबंधित कार्य भी किया जाता है। और आठवां है अन्वेषण संबंधी कार्य। वास्तविक रूप में प्रतिनिधि सभा के द्वारा इन्वेस्टिगेटर अर्थात अन्वेषण से संबंधित कार्य भी किया जाता है, पूरी प्रतिनिधि सभा की जांच से संबंधित कार्य भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप प्रतिनिधि सभा विभिन्न प्रकार की जो जांच समितियां होती हैं उनके माध्यम से समय समय पर अन्वेषण से संबंधित कार्य भी करता है, परंतु यहाँ ध्यान रखेंगे ये जो अन्वेषण से संबंधित कार्य है वह सीनेट का महत्वपूर्ण कार्य है, प्रतिनिधि सभा के द्वारा यह कार्य महत्वपूर्ण रूप में नहीं किया जाता, इसलिए मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है सीनेट महत्वपूर्ण है इस मामले में। 9वां है संवैधानिक संशोधन। पूरी दुनिया में
यदि आप व्यवस्थापिका का अध्ययन करेंगे तो संविधान में संशोधन से संबंधित कार्य वास्तविक रूप में किसके द्वारा किया जाता है? व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। और इसमें संविधान में संशोधन तभी हो पाता है जबकि पूरी दुनिया में यदि द्विसदनीय व्यवस्थापिका है तो दोनों सदनों का समर्थन होना निहायत जरूरी है। इसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका में भी यदि संविधान में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना है तो प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों का समर्थन बहुमत होना अति आवश्यक होता है। इसलिए प्रतिनिधि सभा का यह भी एक कार्य बन जाता है संवैधानिक संशोधन संबंधी कार्य। और 10वां है न्यायिक शक्तियाँ। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत वास्तविक रूप प्रतिनिधि सभा के द्वारा न्यायिक कार्य भी किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाना। ये मैंने यहाँ पर 6ठे बिंदु में चर्चा कर दी है। तो आप ये 10 बिंदुओं के माध्यम से प्रतिनिधि सभा की शक्तियों को आसानी से समझा सकते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। तीसरा पार्ट इसका ले रहे हैं हम प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के कारण। अर्थात भाई वास्तव में पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के सिद्धांत को अपनाया गया है, मतलब कहीं पर भी दुनिया में व्यवस्थापिका में यदि 2 सदन हैं, जैसे भारत में 2 सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा हैं, ब्रिटेन में भी 2 सदन है, लोक सदन और लॉर्ड सभा, अमेरिका में भी 2 सदन है। कौन कौन से हैं? प्रतिनिधि सभा और सीनेट। तो पूरी दुनिया की द्विसदनीय व्यवस्थापिकाओं से जब हम तुलना करते हैं और उसमें यदि प्रथम सदन की तुलना अन्य देशों के प्रथम सदनों से करते हैं तो भाई संयुक्त राज्य अमेरिका का जो प्रथम सदन है, जिसे निम्न सदन भी कहते हैं, मतलब प्रतिनिधि सभा, ये पूरी दुनिया में सर्वाधिक निर्बल सदन है। मतलब पूरी दुनिया में यदि सबसे शक्तिहीन, कमजोर, निर्बल प्रथम सदन यदि कोई है तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम सदन है, जिसका नाम है प्रतिनिधि सभा। नोट कीजिएगा, मैंने यहाँ नोट भी कर दिया, विश्व का सर्वाधिक निर्बल प्रथम सदन है कौन? प्रतिनिधि सभा। चलिएगा, प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के क्या कारण है? मतलब ये इतना शक्तिहीन क्यों है, इतना कमजोर क्यों है? जबकि अक्सर होता यह है कि प्रथम सदन ही शक्तिशाली होता है क्योंकि जनता का प्रतिनिधि सदन होता है। लेकिन इसका कारण क्या है, उन कारणों पर चर्चा करेंगे हम। नंबर 1 देखिएगा भाई, वास्तव में यहाँ अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है अमेरिका में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मतलब क्या होता है कि वहाँ वास्तव में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो अमेरिका में वास्तव में जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इसी प्रकार से जो प्रतिनिधि सभा है, अमेरिका में प्रतिनिधि सभा है, वो राष्ट्रपति पर नियंत्रण रख ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ वास्तव में यदि राष्ट्रपति कोई नियुक्तियां करता है, संदेह करता है, तो सीनेट का समर्थन जरूरी होता है, प्रतिनिधि सभा से कोई वास्ता नहीं होता है। तो इसलिए वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाने के कारण वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण नहीं रख पाती है और कार्यपालिका भी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। ये दोनों बिल्कुल पृथक पृथक होते हैं। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो प्रथम सदन है स्वाभाविक रूप में वो शक्तिहीन होगा। दूसरा कारण है अल्प कार्यावधि। भाई संयुक्त राज्य अमेरिका का जो प्रथम सदन है प्रतिनिधि सभा, उसकी कार्यावधि भी कम है। कितनी है? केवल 2 वर्ष है, केवल 2 वर्ष है। तो अल्प कार्यावधि होने के कारण वास्तविक रूप में जो ये बेचारे विधायक होते हैं, प्रतिनिधि सभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये अगले चुनाव की चिंता में लग जाते हैं, तो ये ठीक से कार्य नहीं कर पाते हैं। और तीसरा है समान पदी द्विसदनीय व्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, इसका तीसरा जो कारण है ना वो है समान पदी द्विसदनीय व्यवस्था। अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिनिधि सभा शक्तिहीन इसलिए भी है क्योंकि प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप में होता है और सीनेट के सदस्य का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप में होता है। इसलिए वास्तविक रूप में यहाँ इनकी शक्ति में इतना ज़्यादा अंतर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वैसे देखा जाए तो वास्तव में सीनेट शक्तिशाली है, लेकिन इसकी निर्वाचन की प्रक्रिया ये देखते हैं तो वास्तविक रूप में दोनों की निर्वाचन प्रक्रिया एक जैसी है। इसलिए भी वास्तविक रूप में जो है प्रतिनिधि सभा जो है शक्तिहीन है। क्यों? क्योंकि सीनेट के सदस्य प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित होते हैं और उसको कई क्षेत्रों में ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं। इस कारण भी जो है प्रतिनिधि सभा शक्तिहीन है। चौथा है सीनेट की विशिष्ट स्थिति। ध्यान दीजिएगा, सीनेट की
विशिष्ट स्थिति। भाई प्रतिनिधि सभा के दुर्बल या कमज़ोर होने का यह भी एक कारण है कि वास्तविक रूप में सीनेट को एक विशिष्ट दर्जा दिया गया है अमेरिका में। कैसे दिया गया है? जैसे अमेरिका में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति सर्वेसर्वा होता है, इसलिए उसे अध्यक्ष शासन प्रणाली कहा जाता है। तो राष्ट्रपति जब विदेशियों से संधियां करता है तो संधि की पुष्टि सीनेट से करानी पड़ती है, प्रतिनिधि सभा से कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति जब विभिन्न पदाधिकारी की नियुक्ति करता है तो सीनेट का समर्थन जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में सीनेट ही शक्तिशाली बन जाती है, प्रतिनिधि सभा से राष्ट्रपति का कोई वास्ता होता ही नहीं है। इसलिए भी वास्तविक रूप में जो है प्रतिनिधि सभा शक्तिहीन बन गई है। समझ गए ना आप? मतलब जैसे राष्ट्रपति नियुक्तियां करता है तो सीनेट का समर्थन जरूरी है, राष्ट्रपति विदेशियों से संधियां करता है तो सीनेट की पुष्टि कराना जरूरी होता है, प्रतिनिधि सभा से इसका कोई मतलब नहीं होता है। पांचवा है प्रतिनिधियों का स्तर। वास्तविक रूप प्रतिनिधि सभा शक्तिहीन इसलिए भी होती है, मतलब प्रतिनिधि सभा शक्तिहीन इसलिए भी होती है कि इसके जो प्रतिनिधियों का स्तर होता है ना वो क्षेत्रीय स्तर का होता है। क्षेत्रीय स्तर का होता है क्यों? क्योंकि क्षेत्र विशेष से चुनाव लड़ते हैं, इसलिए इनका स्तर भी क्षेत्रीय स्तर का होता है। इस कारण भी वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं ना वो सीनेट का सदस्य बनने में गौरव महसूस करते हैं, जबकि प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनना उन्हें पसंद नहीं होता है। छठा है कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण, ध्यान दीजिएगा, कार्यपालिका पर नियंत्रण। भाई वास्तविक रूप में देखा जाए तो आप भारत में देखिएगा, भारत में जैसे हमारी लोकसभा है तो लोकसभा कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखती है ना, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में प्रतिनिधि सभा किसी भी रूप में राष्ट्रपति पर नियंत्रण रख ही नहीं सकती है, क्योंकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, और व्यवस्थापिका कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता है। हाँ, अमेरिका में जो सीनेट है, सीनेट से जरूर जो है राष्ट्रपति चाहे संधियां करे या नियुक्तियां करे समर्थन लिया जाता है, अनुसमर्थन लिया जाता है, पुष्टि कराई जाती है, लेकिन प्रतिनिधि सभा से कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण भी जो है प्रतिनिधि सभा का नहीं होता है। इस कारण भी प्रतिनिधि सभा एक शक्तिहीन या दुर्बल सदन है। सातवां है बड़ा आकार। सातवां कारण है बड़ा आकार। भाई प्रतिनिधि सभा के सदस्य की संख्या कितनी है? 435, और सीनेट के सदस्य की संख्या कितनी है? 100। तो एक तो कम सदस्य संख्या हो, इसमें तरीके से वाद विवाद होगा, है, कार्य करने का स्तर उच्च होगा, उच्च स्तर का वाद विवाद होगा। जबकि सदस्य संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें वास्तव में गंभीरता से वाद विवाद नहीं होता है। शोरगुल, हो हल्ला, हमेशा तालियों की गड़गड़ाहट ही सुनाई देगी, उच्च स्तर का वाद विवाद नहीं होता है। इस कारण भी प्रतिनिधि सभा एक दुर्बल सदन है। और आठवां है कार्यविधि के नियम। कार्यविधि के नियम। भाई प्रतिनिधि सभा इसलिए भी एक दुर्बल सदन है क्योंकि इसकी कार्यविधि के नियम ही सीनेट से कुछ अलग हैं। क्यों है अलग? क्योंकि यहाँ वास्तविक रूप प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य होते हैं उनको भाषण देने की जो स्वतंत्रता होती है वो सीमित होती है, मतलब भाषण की सीमित स्वतंत्रता होती है प्रतिनिधि सभा में। जबकि सीनेट में सीनेटरों को भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, वो जितना लंबा भाषण देना चाहे सीनेट में सीनेट के सदस्य को सीनेटर कहा जाता है। तो सीनेट में एक सीनेटर जितना चाहे, जितनी उसमें क्षमता हो उतने समय तक भाषण दे सकता है। यहाँ तक संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट के अंतर्गत एक सीनेटर ने तो लगभग 22 घंटे तक भाषण दिया था। तो जो भाषण देने की स्वतंत्रता होती है इसे ही कहते हैं अमेरिका में फिलीबस्टर। फिलीबस्टर का मतलब होता है बेलगाम, मतलब सीनेट के सदस्यों को सदन में बोलने की जो आज़ादी होती है उसे ही फिलीबस्टर कहा जाता है। तो इस स्थिति में वास्तविक रूप में वो अपने विषय के ऊपर ठीक तरीके से वाद विवाद कर सकते हैं, भाषण लंबे लंबे दे सकते हैं, अपनी बातों से जो है सीनेट के सदस्यों को पक्ष में ला सकते हैं, जबकि प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को भाषण देने की सीमित स्वतंत्रता होती है। ठीक है, बाकी ये फिलीबस्टर के ऊपर हम अलग से जब सीनेट का वीडियो अपलोड करेंगे तब आपको ठीक से समझा देंगे। बस यहाँ तो इतना ही बहुत है। ये हो गई इसकी 8 कारण। क्या? प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के कारण क्या है? तो इन 8 बिंदुओं के आधार पर आप ठीक से समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि भाई प्रतिनिधि सभा कमज़ोर क्यों है। अब ध्यान देंगे भाई, देखो वित्तीय क्षेत्र में तो यदि देखा जाए जैसे वित्त विधेयक है तो सबसे पहले प्रतिनिधि सभा के पास जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि पूरी दुनिया में जो वित्त विधेयक होता है
वो सबसे पहले जनता का जो प्रतिनिधि सदन होता है, हालांकि अमेरिका में दोनों ही सदन प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित हैं, लेकिन वास्तव में प्रथम सदन कौन है? प्रतिनिधि सभा, और ये निर्वाचित है, इसलिए प्रथम सदन प्रतिनिधि सदन हो गया अमेरिका में। और प्रथम सदन के पास ही अक्सर वित्त विधेयक को भेजा जाता है। तो अमेरिका में भी वित्त विधेयक को सबसे पहले निश्चित है प्रतिनिधि सभा में भेजा जाएगा, लेकिन केवल इस क्षेत्र में ही बस प्रतिनिधि सभा अलग है। बाकी अगर सीनेट चाहे तो वित्त विधेयक में संशोधन कर सकती है। इसी के साथ में चाहे संविधान में संशोधन करना हो या साधारण विधेयक को, प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों से ही पारित होना अति आवश्यक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अंत में मैंने यहाँ लिखा है विश्व का सर्वाधिक निर्बल प्रथम सदन, अर्थात वास्तविक रूप में देखा जाए तो सब क्षेत्रों में वित्त विधेयक में भी यही, क्योंकि सीनेट उसमें संशोधन कर सकती है, सब क्षेत्रों में वास्तव में अमेरिका के अंतर्गत कांग्रेस का जो दूसरा सदन है, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है, अर्थात सीनेट सब क्षेत्रों में शक्तिशाली है, जबकि प्रतिनिधि सभा सब क्षेत्रों में शक्तिहीन है। इसलिए प्रतिनिधि सभा के बारे में कहा जाता है कि यह विश्व का सर्वाधिक निर्बल प्रथम सदन है। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस का प्रथम सदन, निम्न सदन, अर्थात प्रतिनिधि सभा विश्व का सबसे दुर्बल, कमजोर, शक्तिहीन सदन कहलाता है। आशा करता हूँ प्रतिनिधि सभा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें आप ठीक से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।